कोशिश करता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया द्वंदात्मक है, जैसे कि नेचर के लॉ की प्रक्रिया द्वंदात्मक है। इसी सिद्धांत को अपना करके दूसरे विचारक ने, जिसका मेरा ख्याल है कि शायद दुनिया के इतिहास पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा होगा, बड़ी बड़ी घटनाएं उसके विचारों से प्रेरित हुई होगी, वो है मार्क्स। उन्होंने सिर्फ इतना ही परिवर्तन उसमें किया कि उन्होंने कहा नहीं, ये प्रक्रिया किसी आइडिया के लिए नहीं है, कोई आइडिया यानी कोई चेतना नहीं है जो कि अपने को अभिव्यक्त कर रही है, बल्कि ये एक तरह से मेटेरियलिस्टिक प्रक्रिया ही है, ये भौतिकवादी प्रक्रिया ही है। और ये जो इसीलिए द्वंदात्मक भौतिकवाद का उन्होंने अपने दार्शनिक आधार को, और ये द्वंदात्मक भौतिकवाद जो प्रकृति का नियम है, जब मनुष्य के जीवन में अवतरित होता है, तो मनुष्य के जीवन में क्यों अवतरित होगा? क्योंकि मनुष्य इसी प्रकृति से उत्पन्न है। तो प्रकृति की जो विशेषताएं हैं वो किसी न किसी रूप में मनुष्य में भी विद्यमान है। जैसे हमारे शरीर में विद्यमान है, वो प्रकृति के अनुसार नहीं चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, वैसे ही हमारी चेतना भी इसी द्वंदात्मक भौतिक प्रक्रिया से पैदा हुई है, इसलिए उसमें भी एक द्वंदात्मकता बनी रहती है। और क्योंकि मनुष्य की चेतना में ये द्वंदात्मकता है और उसका आधार मटेरियल प्रोसेस है, इसलिए ये चेतना या ये प्रक्रिया मनुष्य के इतिहास में भी घटित होती है। यानी मनुष्य जो संस्थाएं बनाता है, उन संस्थाओं का जो विकास होता है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं, उन सब में भी ये प्रक्रिया घटित होती है, और वहां उसका आधार भी मटेरियल होता है। क्यों ये परिवर्तन होता है? वहां उसका आधार भी मटेरियल होता है, यानी, और मटेरियल क्या है? मनुष्य के जीवन में आर्थिक ही सबसे अधिक मटेरियल चीज है। तो आर्थिक आधारों पर जब आर्थिक मटेरियल में परिवर्तन होता है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब आर्थिक जो हमारे साधन हैं उनमें परिवर्तन होता है, उत्पादन, और आर्थिक का मतलब होता है उत्पादन की प्रक्रिया और उसके वितरण की प्रक्रिया। तो उत्पादन के साधनों में जब परिवर्तन होता है, जिसको उसने कहा मीन्स एंड टूल्स ऑफ प्रोडक्शन, उसमें जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण से प्रोडक्शन रिलेशन बदल जाते हैं, उत्पादन के संबंध बदल जाते हैं समाज के अंदर। और जब ये उत्पादन के संबंध बदलते हैं तो ये बेस का काम करते हैं, ये एक तरह की नींव का काम करते हैं, जिनके ऊपर राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक, ये सारा जो खड़ा होता है स्ट्रक्चर, ये सारा सुपर स्ट्रक्चर है जो उस बेस पर खड़ा है। अब आप देखेंगे वो एक प्रकृति का नियम था द्वंदात्मकता का, उस एक प्रकृति के द्वंदात्मकता के नियम को आधार बना करके और एक दार्शनिक ने एक व्याख्या की, और स्वयं मार्क्स उस व्याख्या से प्रभावित थे। कम से कम द्वंदात्मकता का सिद्धांत जो है उन्होंने वहीं से लिया, उससे प्रभावित थे, लेकिन एक नई व्याख्या उन्होंने उसकी की, और उसके आधार पर एक आदमी मनुष्य के जीवन और उसके इतिहास की और विकास की प्रक्रिया की एक अलग व्याख्या करता है और दूसरा एक अलग व्याख्या करता है। मेरे मन में ये सवाल पैदा होता है कि ये दोनों व्याख्याएं कहां से आती हैं? ये दोनों व्याख्याएं, उनका आधार कहाँ है? इस सवाल पे हम जो भी सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में, मैं सामाजिक विज्ञान जो शब्द में इस्तेमाल करूँ आपके उसको ध्यान में रखते हुए कर रहा हूँ, सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में ये सवाल पूछने लायक है कि ये व्याख्याएं जो हैं वो कहाँ से आती हैं, इनके पीछे क्या चीज़ काम कर रही है। बहुत पहले प्लेटो ने कहा था कि हम क्या उत्तर प्राप्त करते हैं यह इस पर निर्भर करता है कि हम सवाल क्या पूछते हैं। तो ये जो हमने सवाल, किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ पूछा, और उसका उत्तर अलग अलग प्राप्त किया। ये जो अलग अलग उत्तर प्राप्त करना है, एक ही परिघटना है, उस एक ही परिघटना से, एक ही नियम से आप दो तरह के मूल्य बरामद करते हैं, दो तरह की मानव इतिहास की व्यंजनाएं, व्याख्याएं बरामद करते हैं। ऐसा तीसरा, अब आधुनिक काल में देखिए एक और प्रॉब्लम आई। आजकल आप जानते हैं इकोलॉजी की बड़ी चर्चा है, और ये माना जाता है कि इकोलॉजी जो है वो उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है, इस कारण से बहुत सी समस्याएं, जीवन के नष्ट होने का खतरा इत्यादि इत्यादि हो गया है। लेकिन इकोलॉजी है क्या? इकोलॉजी का विज्ञान है, इससे कोई संदेह नहीं है, वो केवल कोई साहित्यिक कल्पना नहीं है। अगर इकोलॉजी एक विज्ञान है, पारिस्थितिकी एक विज्ञान है, तो उस विज्ञान का आधार किस चीज में है? उस चीज में कि संपूर्ण तंत्र, पूरा अस्तित्व जो है वो इंटर रिलेटेड है, वो एक है। पूरा तंत्र क्योंकि एक है, इसलिए उसमें जो द्वंदात्मकता दिखाई देती है वो ऊपरी है। जो हमको दिखाई देता है कि हाँ ये द्वंद्व प्रकट होते हैं,
ये विरोध आपस में है, लेकिन वो सब मिलकर के एक समुच्चय बनाते हैं। वो सब मिलकर के, ये प्रक्रियाएं मिलकर के किसी एक का निर्माण करती हैं सारी। और ये जो एक का निर्माण करती हैं, अगर पूरा सृष्टि तंत्र एक है तो उसमें द्वंद्वात्मकता की गुंजाइश कितनी कम हो जाती है। जब ये मानते हैं कि नहीं सब अलग अलग हैं, तो द्वंद्व है प्रकृति में, तो अलग व्याख्या करेंगे आप उस नियम की, और उसी को आप ये मानेंगे कि नहीं ये द्वंद्वात्मकता हमको किसी एकत्व की ओर ले जाती है, तो किसी एकत्व की ओर ले जाती है, तब आप उसकी दूसरी तरह की व्याख्या करेंगे। बहुत से जो अहिंसा शास्त्री हैं, जो अहिंसा के वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन करना चाहते हैं, हमारे शंभू ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो ऐसा करना चाहते हैं वो ये चीज जानने की कोशिश करते हैं कि उसके वैज्ञानिक आधार कहाँ से मिलेंगे, ये मूल्य कहाँ से, कौन से तत्व से ये मूल्य बरामद हो। अहिंसा एक मूल्य है, तो कौन से तत्व से, तत्व ज्ञान से ये मूल्य हमको बरामद होगा। तब वो कहते हैं कि ये जो इकोलॉजी है, जो विज्ञान की प्रक्रिया के माध्यम से सिद्ध है, इस प्रक्रिया से ये सिद्ध होता है कि सारा सृष्टि तंत्र एक है, सारा जीवन एक है। और उसमें तो यहाँ तक कहा गया कि अगर एक तितली पर भी आघात होता है, बड़ा प्रसिद्ध उसके बारे में कहा जाता है ये वाक्य, कि अगर एक तितली पर भी आघात होता है तो पूरा सृष्टि तंत्र उससे प्रभावित होता है। यानी एकत्व की सीमा यहाँ है कि एक तितली पर भी अगर आघात होगा तो कहीं न कहीं पूरे सृष्टि तंत्र में कुछ चीज होगी जो प्रभावित होगी। तो ये अगर कहा गया, और अगर इसको हम मानते कि एक वैज्ञानिक तरह का कथन है, ये थोड़ा अतिरेकपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन होता ही होगा। अगर जीवन वहां भी है तो कहीं न कहीं जीवन प्रभावित होता होगा उससे, पर कम से कम बड़ी घटनाओं से तो होता ही है, तो हम ये कह ही सकते हैं। तो एक प्रकार से हम ये कहते हैं कि ये इस एकत्व की साधना अगर, तो मूल्य क्या निकलता है इससे? मूल्य ये निकलता है कि इसलिए एकत्व की साधना होनी चाहिए। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन इस पूरी सृष्टि के साथ में एकत्व बिठाना है, एकत्व का बोध करना है। ये जो जाहिर है कि अहिंसा के बिना नहीं हो सकता। आप अगर किसी के प्रति हिंसक होते हैं तो ये फिर एकत्व का बोध नहीं। हिंसा का तो मतलब ही पर मानना है दूसरे को। तो ये जो परत्व है इसकी जगह एकत्व का, और इसी को हम कह सकते हैं उसको आत्मवत मानने का, अपने जैसा मानने का, अपना ही एक रूप मानने का। हमारे यहाँ इसीलिए परंपरा में कहा गया है कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सर्वभूत जो है वो आत्मवत है। तो एक नियम से हम ये मूल्य बराबर करते हैं। तो मैं जो सवाल आपसे कर रहा था और जिसके बारे में इतना तुमार बांध रहा हूँ, उसके पीछे मुख्य चीज ये है कि ये जो मूल्य हम बरामद करते हैं, ये इकोलॉजी ने तो एक तत्व बताया, या एक डायलेक्टिक्स का एक नियम हमको प्राकृतिक विज्ञानों ने बताया। उस नियम को जान करके उसकी व्याख्या जो की गई है, वो व्याख्या, वो नियम स्वयं अपनी व्याख्या नहीं कर रहा है, या विज्ञान की प्रक्रिया से वो व्याख्या नहीं हो रही है। वो केवल विज्ञान के एक नियम को एक आधार की तरह, एक प्रमाण की तरह प्रस्तुत करते हुए आप उसकी व्याख्या विज्ञान के क्षेत्र से बाहर कर रहे हैं। तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि विज्ञान के नियम को विज्ञान के क्षेत्र से बाहर लाना सामाजिक विज्ञानों का काम है? लेकिन जब विज्ञान के क्षेत्र से बाहर लाते हैं उन नियमों को, तो वहां उस तरह की ऑब्जेक्टिविटी संभव नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि उसी से आप अलग अलग व्याख्याएं, एक ही नियम की अलग अलग व्याख्याएं आपने, जो उसकी सामाजिक व्याख्या, राजनीतिक व्याख्या इत्यादि आप करते हैं, आर्थिक व्याख्या इत्यादि आप करते हैं, वो सब अलग अलग तरीके से वो व्याख्या होती है। और वो अलग अलग तरीके से जब व्याख्या होती है तो हम उसको ये कैसे कह सकते हैं कि वो विज्ञान सिद्ध व्याख्या, विज्ञान प्रसूत व्याख्या, ये हम कैसे कह सकते हैं? तो विज्ञान प्रसूत व्याख्या नहीं है, विज्ञान भी उसको प्रमाणित करता है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के आधार पर भी उसका प्रमाण मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया में जाना कि कैसे विज्ञान के नियम को आप सामाजिक क्षेत्र में, मानव के क्षेत्र में, आजकल सोशल साइंसेज को ह्यूमन साइंसेज भी कहा जाता है, मतलब ये सोशल साइंसेज शब्द बहुत पुराना पड़ गया है, अब नया शब्द आजकल ह्यूमन साइंसेज। देखिए, पश्चिम के बौद्धिक जीवन की जगत की बड़ी खास बात यह है कि हर 10-20-50 साल में शब्द बदल देता है। आपको एक नया, आपको लगता है इसे एक बड़ा कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि हर बौद्धिक को वहाँ ये लगता है कि अगर मैंने एक नया कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो फिर मेरे को विचारों के इतिहास में कौन याद रखेगा। हाँ, तो एक नया शब्द देना जरूरी है। वो नया शब्द देने के लिए जरूरी है कि चाहे वो पुरानी, वो क्या कहते हैं उसको, नई बोतल में पुरानी शराब वाली बात है, वो पुराना जो है वो उसको एक नए तरीके से आपके सामने पेश कर दे।
तो बहुत कम ऐसा होता है कि वास्तव में कुछ नया होता होगा, केवल शब्दावली का कुछ परिवर्तन होता है, पदावली का, और थोड़ी इसकी अलग व्याख्या इस बीच कोई शोध साध हो गई होती है तो उसके आधार पर कर दी जाती है। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो बात यह है कि मूलतः सामाजिक विज्ञान तो है ही दर्शन के क्षेत्र की विधाएं। ये सारी विद्याएं हैं, हमारे यहाँ उनको विद्या या शास्त्र कहा गया, तो ये सारी जो विद्याएं हैं वो है ही दर्शन के क्षेत्र की विद्याएं। अब पहले हम दर्शन जिन आधारों पर तय करते थे उसमें स्पेकुलेशन बहुत था, थोड़ी कल्पना करते थे, यद्यपि तब भी प्रत्यक्ष को ही सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। आप किसी भी पुराने दार्शनिक उसमें चले जाएंगे, उनकी एपिस्टेमोलॉजी में अगर आप जाएंगे, उनकी ज्ञान मीमांसा में जाएंगे, तो ज्ञान मीमांसा में सवाल प्रमाण का भी उठता है कि जो बात है वो कौन से प्रमाण है जिनके आधार पर आप ज्ञान बरामद करते हैं, साधन कौन से हैं ज्ञान प्राप्त करने के। तो उसमें प्रत्यक्ष को उस समय भी एक प्रमाण माना जाता था। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं मानते थे, शब्द को भी प्रमाण मानते थे, शास्त्र को भी प्रमाण मानते थे। वो इसलिए मानते थे क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने, कुछ बड़े जो विद्वान थे, उन्होंने, जो बहुत जानने वाले लोग थे, ज्ञानी लोग थे, उन्होंने अपने प्रत्यक्ष को जिस तरह से व्याख्यायित किया, उन्होंने उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम आपके सामने रखे, कुछ बातें आपके सामने रखी, और हम ये मानते हैं कि वो एक्सपर्ट एविडेंस की तरह से है। तो एक एक्सपर्ट एविडेंस की तरह से हम उसको शब्द को प्रमाण की तरह से लेते हैं। ये नहीं है कि वो अकेला प्रमाण है। हमारे यहाँ बाद में परंपरा में ये हो गया कि वो अकेला प्रमाण मान लेगा, क्योंकि वहाँ कह दिया गया, ये मनुस्मृति में कह दिया, ये गीता में कह दिया, ये फला स्मृति में कह दिया, इसलिए प्रमाण हो गया। वो एक प्रमाण है, लेकिन अन्य प्रमाण भी है। अब प्रत्यक्ष क्या है, उस समय क्या है, आपका अपना तर्क क्या कहता है। महात्मा गांधी ने उन्होंने जब ये शुरू किया था हरिजन उद्धार आंदोलन, तो बहुत से सनातनी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि नहीं, तो शास्त्र में नहीं है, अस्पृश्यता तो शास्त्र सिद्ध है। तो उन्होंने ये कहा कि शास्त्र की ऐसी किसी भी व्याख्या को मैं मानने से इनकार करता हूँ जो मनुष्य के विवेक से विपरीत जाती हो। इसका तात्पर्य है कि अंततः विवेक ही, मनुष्य का विवेक ही आधार है चीजों को प्राप्त करने का, ज्ञान को प्राप्त करने का। और ये बात और भी कई लोगों ने कही। उदाहरण के लिए अगर मैं ये कहूँ, मान लीजिए हम मान लें कि शब्द प्रमाण है, जो वेद में कह दिया गया वो प्रमाण है, जो धम्मपद में कह दिया गया वो प्रमाण है, जो आगम में कह दिया गया जनों ने वो प्रमाण है। तो इस एक प्रमाण की, एक ग्रंथ की इतनी अधिक व्याख्याएं क्यों हैं? एक गीता है, अद्वैतवाद भी उसी के आधार पर निकलता है, उसी की व्याख्या से अद्वैतवाद शंकराचार्य बरामद करते हैं, उसी की व्याख्या से मध्वाचार्य द्वैतवाद बरामद करते हैं, उसी की व्याख्या से वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैत बरामद करते हैं, उसी की व्याख्या से रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत बरामद करते हैं, उसी की व्याख्या श्री अरविंद करते हैं, जिससे वो एक विकास का क्रम उसमें देखते हैं, उसी की व्याख्या गांधी और विनोबा और तिलक करते हैं। तो ये जो अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं हुई, कोई भक्ति मार्ग की ओर जाता है, कोई ज्ञान मार्ग की ओर जाता है, कर्म मार्ग की ओर जाता है, एक ही ग्रंथ की इतनी भिन्न व्याख्याएं हैं। मैंने मान लिया एक मिनट के लिए कि शब्द प्रमाण है, लेकिन शब्द प्रमाण है तो शब्द का अर्थ कौन तय कर रहा है? वो शब्द क्या कह रहा है, इसको कौन तय कर रहा है? इसकी इतनी अलग अलग व्यंजनाएं, व्याख्याएं क्यों है? अगर एक ही अर्थ है उसका तो स्पष्ट होना चाहिए। तो ये इतनी अलग, और कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें एक से अधिक संप्रदाय नहीं है? ये एक से अधिक संप्रदाय क्यों बनते हैं? क्या भी कोई राजनीतिक लड़ाई है जिसके कारण बनते हैं कि धर्माध्यक्ष कौन बने? जैसे आजकल हमारे यहाँ कई बार पार्टियां टूट जाती हैं कि चीफ मिनिस्टर कौन बने, प्राइम मिनिस्टर कौन बने। क्या इस तरह से वो कुछ है मामला? या ये मामला इस तरह का है कि जिसमें आपकी व्याख्या पहले की गई व्याख्याओं से भिन्न हो जाती है? तो इसलिए अगर आपकी व्याख्या पहले की गई व्याख्याओं से भिन्न हो जाती है और उसको पहले उस परंपरा को मानने वाले लोग स्वीकार नहीं करते हैं, पर कुछ अन्य लोग उसको स्वीकार करने लगते हैं, तो एक आपका अलग संप्रदाय बन जाता है, वो लोग उसको मानने लगते हैं। तो तात्पर्य यह है कहने का कि शब्द प्रमाण भी वस्तुतः शब्द प्रमाण नहीं है। शब्द प्रमाण भी अंततः मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है कि वो उसकी व्याख्या किस प्रकार से करता है। ये व्याख्या कई बार स्थितियों से प्रभावित होती है, जिस परिस्थिति में की जा रही है उससे भी प्रभावित होती है। कई बार जो कुछ समाज में चल रहा होता है, जो विचार प्रक्रियाएं चल रही है उससे भी प्रभावित होती है। और कई बार
मनुष्य की चेतना देखिए बहुत विद्रोही होती है। वो कभी भी हमेशा गिवन को स्वीकार नहीं करते, प्रदत्त को स्वीकार नहीं करते। आप कितना ही दबाएं, कितना ही प्रभावित करें, मेरा मनुष्य की चेतना में अदम्य विश्वास है, अदम्य आस्था है। और मैं मानता हूँ वो कभी न कभी, थोड़ा देरी हो सकती है, कुछ ज़्यादा दब सकती है, कुछ कम दब सकती है, पर कभी न कभी वो अपना सर उठाती है और एक अलग तरह की व्याख्या करने की कोशिश करती है जो पहले की व्याख्याओं से भिन्न है। एम.एन. रॉय ने एक जगह कहा है और मैं अक्सर उसको उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा कि विचारों का विकास, और विचारों के विकास का मतलब मनुष्य की चेतना का विकास, विचारों का विकास काफिरों के द्वारा होता है। काफिर शब्द मैं हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उन्होंने नॉन बिलीवर्स कहा, हेरेसीज कहा, लेकिन उसको हम हिंदी में मतलब एक रूपकात्मक तरीके से कहूँ, काफिर कौन है? जो नॉन बिलीवर है। जो नॉन बिलीवर है वो काफिर है। उसका शब्द का अर्थ यही है कि जो कुछ इस्लाम कह रहा है उसमें जो विश्वास नहीं करता है वो काफिर। वो अपने आप में कोई ऐसा बुरा शब्द नहीं है जो बाद में हम गाली गलौज की तरह लोग उसको इस्तेमाल करने लगे। काफिर हुआ है जो उसको स्वीकार नहीं करता है। तो अगर उसको स्वीकार नहीं करने का मतलब है कि जो विचार को स्वीकार नहीं करता है, जो पहले से दिए गए विचार से सहमत नहीं है, वो काफिर हो गया। वो एक अलग तरह से अपने विचार का विकास करने की कोशिश करता है। तो तात्पर्य ये है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, ये मनुष्य की चेतना में कुछ ऐसा है जो परिस्थिति को भी समझता है, उससे प्रभावित भी होता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता, उसकी व्याख्या करने का रास्ता कई बार उस परिस्थिति से भिन्न भी निकालता है जो परंपरा से सिद्ध नहीं होता है। तो ये इस कारण से एक ही नियम को, एक ही शब्द को, ये सामाजिक विज्ञानों में भी होता आया है, इन दर्शन के क्षेत्र में भी होता आया है और विज्ञान के क्षेत्र में भी होता आया है कि विज्ञान ने जो नियम बताया, हमने उसको अलग अलग तरीके से व्याख्या करके दुनिया को समझने की कोशिश की। तो क्या सामाजिक विज्ञानों का दर्शन ये है या उसका काम ये है